प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने रीतिकाल का अर्थ, भेद, नामकरण आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की। आज हम रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल में मुख्यतः 3 काव्यधाराएं प्रवाहित हुई। प्रथम रीतिबद्ध कवि, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की बंदी बंधाई परिपाटी पर काव्यांगों के लक्षण उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। तथा दूसरी काव्यधारा रीति सिद्ध कवियों की थी। इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर कविता लिखी, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, अर्थात इन्हें आचार्य बनने की कोई होड़ नहीं थी। लेकिन रीतिबद्ध जो कवि थे उनमें ये प्रवृत्ति थी। तीसरी धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर काव्य रचना की, जिन्होंने पूरी तरह स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करते हुए रीतिबद्ध काव्यधारा का तीव्र विरोध कर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्यबद्ध किया। रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होने के कारण ही ये कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। इन काव्यधाराओं का विस्तृत विवेचन निम्नवत है, जिनमें पहली है रीतिबद्ध काव्यधारा। वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्यांगों पर लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीतिबद्ध, इन्होंने रीति में बंधकर काव्य रचना की, इसलिए ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आए। इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। आचार्य बनने की होड़ में इन्होंने काव्य के मूल पक्ष को भुला दिया। अतः ये राज्याश्रम में रहकर काव्यांगों जैसे कि रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद, गुण, नक्सिक वर्णन पर ग्रंथ लिखने में अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया करते थे, परंतु वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उदाहरणों पर। यही कारण है कि इनके द्वारा काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त है, असंगत एवं एकांगी है, और इसके साथ ही संस्कृत काव्यशास्त्र को उपजीव बनाकर लिखे गए। इस कारण इनमें मौलिकता का अभाव है। फिर भी काव्यशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। रीतिबद्ध कवि, ये रीतिबद्ध काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं उनके संदर्भ में। रीतिबद्ध काव्यधारा में अनेक कवि हुए। इन रचनाकारों में केशव दास को प्रथम माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। वर्ण विषय और काव्यांगों के विवेचन के आधार पर इस काल में पर्याप्त लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें 4 भागों में निरूपित किया जा सकता है। पहला है अलंकार निरूपक ग्रंथ, जिसमें अलंकार की प्रधानता थी, और दूसरा है रस और नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ। इसमें कवियों ने रस और नायक नायिका भेदों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। और तीसरा है काव्य शास्त्र एवं अन्य अंग, जिसमें काव्य शास्त्र के जो अलग अलग बिंदु हैं उन पर विस्तृत वर्णन है। और अंतिम है पिंगल निरूपक। इन ग्रंथों की संख्या लगभग 225 के आसपास है। कुछ कवियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इनमें पहला है केशव दास। केशव दास तुम्हारे पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उनके संदर्भ में तो मैं बताती हूँ। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनमें सबसे प्रमुख है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका को छंदों का अजाबगर कहा जाता है, और इसमें श्री राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त उनकी जो अन्य कृतियाँ हैं वो निम्न है, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। इनमें केशव ने रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद आदि का विस्तृत वर्णन किया है। अगले कवि है कृपाराम। कृपाराम ने भी रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए थे।
और इन्होंने हित तरंगिणी नामक काव्य की रचना की और इस ग्रंथ में भी नायक नायिका भेद का वर्णन है। अगले हमारे जो रीतिबद्ध कवि है वो है चिंतामणि। इन्होंने भी काव्यांगों पर विस्तृत प्रकाश डाला है और काव्यांगों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये इन कवियों की मूल प्रवृत्ति ये थी कि एक पंक्ति में तो ये उनका लक्षण लिखते थे और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार इनका भी हिंदी साहित्य के रीतिकाल में विशेष योगदान है और उन्होंने काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु आदि ग्रंथों की रचना की और सभी अंगों पर विस्तृत प्रकाश डाला। अगले जो हमारे कवि है वो है मतीराम। इन्होंने भी काव्यांगों पर रचनाएं लिखी है और इनकी विभिन्न रचनाएं हैं जैसे कि ललित ललाम, रसराज, छंदसार, साहित्यसार आदि। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी रस, अलंकार, छंद आदि का विवेचन किया गया है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव भी है और देव ने भी संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर आचार्य बनने के लिए अनेक रीति ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख है भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, अष्टयाम आदि। इनमें इसकी विस्तृत चर्चा की है। देव भी राजा के आश्रम में रहते थे और दरबारी संस्कृति के वातावरण में रहने के कारण इनके काव्य में भी चमत्कार की प्रधानता है और चमत्कार की विविधता है। अगले कवि है भूषण। राष्ट्रीय कवि की उपाधि से अलंकृत है और भूषण जो है रीतिकाल में अपना विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि रीतिकाल में जो अधिकांश कवि थे उन्होंने अलंकार, श्रृंगार, नायक नायिका भेद आदि का वर्णन किया, लेकिन भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी। इनके काव्य में मूलतः वीर रस की प्रधानता है और शिवराज भूषण इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और शिवा बामनी भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें शिवाजी के जो वीरता है, शिवाजी का जो औदात्य है उसका उल्लेख किया गया है। अगले हमारे जो कवि हैं वह है सेनापति ने भी रीतिकाल में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और प्राकृतिक चित्रण के संदर्भ में इनका नाम अग्रगण्य है। इन्होंने भी काव्य कल्पद्रुम आदि ग्रंथों की रचना की। अगले हैं भिखारी दास भी इस युग के विशेष कवि हैं। इन्होंने काव्य निर्णय ग्रंथ लिखकर रीतिकाल में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई राइटर हैं। अब हम रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ पर चर्चा करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्यांगों का ही विवेचन किया है। उनके काव्य की प्रवृत्तियों के माध्यम से उनका विवेचन किया जा सकता है जो इस प्रकार है। पहला है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों की सर्वप्रथम विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, जिसमें काव्यांगों का विवेचन किया गया है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों, रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। अनेक कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन में रुचि ली और लक्षण ग्रंथ लिखे, किंतु इस क्षेत्र में उन्हें विशेष संदिग्ध है और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता के कारण ही इस काल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया जाता है। इस काल की अगली प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। इस काल के कवियों ने अन्य रसों की अपेक्षा श्रृंगार को महत्व दिया। इसी श्रृंगार की अधिकता के कारण इस काल को श्रृंगार काल की अभिधा से भी अभिमंडित किया जाता है। इस काल के अधिकांश कवि दरबारी थे। इन कवियों की काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन था अर्थ प्राप्ति और प्रतिपाद्य विषय में दाता की रुचि के अनुसार कविता करना। इस युग के राजाओं की प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी, अतः उसी के अनुरूप इन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं लिखी। वास्तव में यही इनका प्रतिपाद्य था। श्रृंगार रस इस युग में इस हद तक पहुंचा कि
श्रृंगार के एक एक अवयव को लेकर कवियों ने कितनी ही उद्भावनाएं की। श्रृंगार के दोनों पक्षों का ही आह्लादकारी चित्रण किया।